नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की बुक में पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है बस की यात्रा। लेखक हरिशंकर जी परसाई हैं, जो किसी समय शायद कहीं बस की यात्रा यानी कि जाने के लिए कहीं बस में सवार हुए हैं और उस समय जो बस की हालत थी उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। उन्हें घर अपने आए हुए थे, अपने काम पर जाना था, इसलिए 5 मित्र थे। उन्होंने तय किया कि शाम वाली बस से हम चलते हैं। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, ऐसा किसी ने सोचा होगा या पूछा होगा? नहीं, बस डाकिन है। रास्ते में कोई डाकू वगैरह नहीं मिलते, लेकिन ये बस है जो यही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि खूब बूढ़ी थी, यानी खूब पुरानी हो चुकी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी कि अनुभवी है तो विश्वास भी ज़्यादा है इसे। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त यानी कारण। ठीक है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी इंजन स्टार्ट हुआ बस का तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी कि बस के अंदर जो कांच थे वो झड़ चुके थे, कोई थोड़े बहुत बचे थे और जो बचे हुए थे वो भी ऐसे थे जैसे अब गिर पड़े। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग यानी कि हर बस का जो पुर्जे थे वो इस तरह से थे कि ये पुर्जा शायद अब इससे अलग हो जाए, ऐसे है सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सीट बॉडी से अभी अलग हो जाएगी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नलकी से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे।
दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, यानी कि जो भी पेड़ पास में जैसे ही आता था ऐसा लगता था कि बस अब इससे टकराने वाली है, इसलिए वो पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी एक बूढ़ी औरत से उस बस की तुलना की जा रही है कि अगर ये अब यहाँ पर मर गई तो हमें ही इस बियाबान में इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी कि जो जवान होते हैं वो तेज़ चलते हैं, तो जो और गाड़ियां हैं वो तेज़ चल रही थी और बस की तुलना किससे, वृद्ध औरत से की जा रही है, तो वो एक साइड में खड़ी हो जाती कि हमारी तो अभी ये उम्र नहीं रही, तुम तेज़ चलती हो, तुम आगे निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने, कंपनी का जो हिस्सेदार उस बस में सफ़र कर रहा था उसकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा कि ये हैं जो टायरों की हालत पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि ऐसा मिलना बहुत कठिन होता है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी कि इसे पता होते हुए भी ये इस बस में सफ़र कर रहा है, यहाँ जान भी जा सकती है, तो इसकी जो साहस और बलिदान की भावना है ये कहाँ होनी चाहिए, क्रांतिकारी आंदोलन में लगनी चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते यह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी कि उन्हें, लेखक ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी कि इस बस से शायद हम पन्ना कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लेखक कह रहे हैं कि अब तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम इस बस में बैठकर कहीं भी पहुंच पाएंगे। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है कि इस बस में ही ज़िंदगी बिता के और हम दूसरे लोक में चले जाएंगे, ऐसा लगता था। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव ख़त्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। लेखक कह रहा है कि हम उस बस में आराम से बैठ गए, बिल्कुल फ्री होके। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बहुत ही अच्छा और हंसी से भरपूर पाठ है बच्चों। पढ़ना बहुत सरल है, समझ में ज़रूर आएगा। धन्यवाद बच्चों।